नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। क्या शिवसेना और बीजेपी में बात बन गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना की ही सरकार बनेगी। लेकिन यह सरकार किस फॉर्मूले पर बनेगी, इसका ऐलान अभी भी बाकी है। कोई परीक्षा नहीं है, महायुति की सरकार बनेगी। शिवसेना के साथ तो हमारा अलायंस है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं। महायुति के साथ हम सरकार निश्चित रूप से बनाएंगे। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की ही बनेगी सरकार। बीजेपी के सभी नेता एक सुर में यही दोहरा रहे हैं, लेकिन सरकार बनेगी किस फॉर्मूले पर ये कोई नहीं बता रहा। पहले भी थी, हम साथ साथ चुनाव लड़े हैं और साथ साथ चुनाव लड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई विवाद की स्थिति कहाँ दिखाई दे रही है। किसी एक व्यक्ति के बोलने से निर्णय नहीं होता है। जनादेश मिलने के 6 दिन बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों ने अपने दल का नेता चुन लिया और जैसा पहले से ही तय था, इस बार भी ये जिम्मेदारी सीएम फडणवीस को ही मिली है। विधानमंडल दल ने श्री देवेंद्र फडणवीस जी को अपना नेता सर्वसम्मति से निर्वाचित किया है। आप देवेंद्र फडणवीस जी राज्यपाल जी को मिलेंगे, सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भी मंच से यही बात दोहराई कि सरकार शिवसेना के साथ ही बनेगी। कोणीही कुठलीही शंका करण्याचं कारण नाहीये। महायुतीचं सरकार स्थापन होणार आहे, लवकरच ते स्थापन होणार आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठल्या अफवांवर कोणी विश्वास ठेवण्याचं कारण नाही। सीएम के लिए फडणवीस तैयार, 50-50 पर शिवसेना मान गई हार। महाराष्ट्र की कुर्सी को लेकर छिड़ी सियासी महाभारत में सवालों का दौर जारी है। फडणवीस पहले ही साफ कर चुके हैं कि 5 साल तक वे मुख्यमंत्री रहेंगे और इस बीच शिवसेना का रुख भी कुछ नरम पड़ता दिख रहा है। वो भी अब बीजेपी की बोली बोल रहे हैं, लेकिन समझौते की बात छोड़ भी नहीं रहे। मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि सरकार महायुति की बनेगी। हम भी चाहते हैं सरकार महायुति की बनेगी और जो बात तय हुई थी उस रास्ते से बनेगी। वहीं दूसरे विकल्प को एक बार फिर धक्का लगा है। एनसीपी की तरफ से एक बार फिर साफ कर दिया गया है कि वो विपक्ष में ही बैठेंगे। गैर जिम्मेदाराना बातों में हम लोग नहीं पड़ना चाहते हैं। हम किसी भी पार्टी के साथ बैठ के अलग तरीके से हम बातचीत करना नहीं चाहते हैं और जो हमको जिम्मेदारी महाराष्ट्र की जनता ने दी है एक सक्षम विरोधी पार्टी के नाते, वो हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सहित बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी अगले 2 दिनों में सब फाइनल हो जाने की बात कह रहे हैं। साथ ही 4-5 दिनों में शपथ ग्रहण का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले का फंडा अब भी साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार को दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन मीटिंग के बाद जिस तरह से पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर शर्तों के साथ दोबारा इच्छा जताई गई, उसने सियासी गलियारे में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया कि क्या जेडीयू मोदी पार्ट 2 की सरकार का हिस्सा बनेगी। फिर जदयू के बॉस बने नीतीश, दोबारा कमान चरम पर परवान, शर्तों के साथ पटना टू दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार को लगातार दूसरी बार पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, निर्विरोध। मंच पर नीतीश के दाईं ओर वशिष्ठ नारायण सिंह तो बाईं ओर प्रशांत किशोर बैठे थे। कार्यकर्ताओं से खचाखच भरे हॉल में जैसे ही नीतीश के नाम की घोषणा हुई, तालियों की तड़तड़ाहट से माहौल गूंज उठा। नीतीश भी उठे और सभी को तहे दिल से शुक्रिया कहा। बैठक से बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों के सवाल पर धन्यवाद कहा। अरे लोगों को धन्यवाद, आपको मीटिंग होगी, आप उनको ब्रीफ कर देंगे ना, बहुत अच्छे ढंग से ब्रीफ कर देंगे। धन्यवाद तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही बैठक के बाद केसी त्यागी और पवन वर्मा जैसे बड़े नेता मीडिया से मुखातिब हुए तो पार्टी के रुख ने सबको चकित कर दिया, क्योंकि कभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार करने वाली पार्टी का स्टैंड शायद बदल गया है। तभी तो केसी त्यागी कह रहे हैं कि संख्या बल के आधार पर यदि भागीदारी मिलेगी
तो पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को तैयार है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के लिए कभी भी अगर एनडीए के नेता श्री मोदी जी या श्री अमित शाह जी जनता दल यू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाने का प्रयास करेंगे, हम तहे दिल से उसका स्वागत करेंगे। त्यागी बोले तो उनके बयान का समर्थन पवन वर्मा ने भी कर दिया। सुनिए न्यूज 18 से बातचीत में क्या कहा नीतीश के खास सिपहसालार ने। हम ऐसा मानते हैं कि अगर सरकार में शामिल होना है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत लेकर के आगे चले, और अगर उस आधार पर न्योता आता है तो उस पर पार्टी और नीतीश जी उस पर अमल करेंगे। मतलब ये कि जब 2019 में मोदी पार्ट 2 की सरकार बन रही थी तो केंद्र में एक पद दिए जाने का विरोध कर जदयू ने खुद को केंद्र से बाहर रखा। नीतीश ने तब साफ कहा था कि भविष्य में कभी पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि पार्टी के सुर बदले बदले नजर आने लगे हैं। ये तो संभव नहीं कि पार्टी नेताओं के बयान बगैर नीतीश की सहमति से दिए गए हों। तो क्या चुनाव से पहले जेडीयू प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है? क्या महाराष्ट्र के नतीजों का साइड इफेक्ट है केसी त्यागी और पवन वर्मा का बयान? नीतीश के दिल में क्या दिल्ली वाला नया सियासी प्लान है? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर झारखंड में चुनाव नजदीक है, लिहाजा तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रघुवर सरकार के खिलाफ जनता के आक्रोश को जगाने के लिए कांग्रेस की जन आक्रोश रैली का सिलसिला रांची में खत्म हो गया। रैली के बहाने कांग्रेस अपना पूरा दम भी दिखा रही थी। विधानसभा चुनाव में रघुवर सरकार की ईंट से ईंट बजाने की तैयारी कर चुकी कांग्रेस ने रांची में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलीय रैली की, जिसमें पार्टी के तमाम नेताओं ने एकजुटता दिखाई और एक एक कर रघुवर सरकार के झूठे वादों और विकास के दावों की पोल खोली। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पिछले 5 सालों में झारखंड की जनता ने छल कपट, बेरोजगारी और किसानों की आत्महत्या ही देखी है, लिहाजा रघुवर दास को झारखंड से बाहर करना है। आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोगों को अपना पूरा दमखम दिखा के इस झूठी लूटपाट वाली सरकार को हम लोगों को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। संपूर्ण विपक्षी एकता करो और रघुवर को यहाँ से ठेल के और कहाँ मारोगे वही मारो, जो जाके छत्तीसगढ़ में भी जगह नहीं मिलेगा इसको, उसके बाहर कहीं जाके मिले। जन आक्रोश रैली के मंच से कांग्रेस ने चुनावी घोषणाओं की झड़ी लगा दी। नेताओं ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों का कर्जा माफ होगा और घर के एक सदस्य को सरकार नौकरी देगी और रोजगार नहीं मिलने तक बेरोजगारी भत्ता जरूर देगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम आपका कर्ज माफ करेंगे। अगर कोई बेईमानों का खास है वो रघुवर दास है। रघुवर दास घर में हम एक नौकरी देने का हम अपने मैनिफेस्टो में बात कर रहे हैं, और जिस घर में नौकरी नहीं होगी उस घर में हम भत्ता देने का काम करने की बात सोच रहे हैं। इस मौके पर लोहरदगा जिला परिषद अध्यक्ष सुनैना कुमारी और बीजेपी महिला मोर्चा की नेता दीपिका साहू और अफसर कुरैशी समेत कई नेताओं ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया और इस चुनाव में रघुवर सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। हालांकि इस मौके पर पार्टी की अंदरूनी बातों को लेकर ददाई धुबे का दर्द भी उजागर हो गया। कम बच गई है, एक बार कम से कम हम लोगों को ही बुलाकर आप बात कर लें और उसके बाद जो भी कदम आपको उठाना हो आप उठाएं, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो। अगर रैली में उमड़ी भीड़ को पैमाना माना जाए तो इसे एक सफल रैली कहा जा सकता है। कांग्रेस की रैली में पहुंचे लोगों का जोश बता रहा था कि जनता में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है और चुनाव में रघुवर सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रांची से न्यूज 18 के लिए उपेंद्र की रिपोर्ट। और अब बात कश्मीर की। घूम घूम कर चिल्ला चिल्ला कर भी पाकिस्तान दुनिया को बरगला नहीं पाया। कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया में झूठ फैला नहीं पाया। कश्मीर दौरे पर गए ईयू सांसदों ने पाकिस्तान की कलई खोल दी है। कश्मीर को लेकर खूब चिल्लाया, घूम घूम कर इमरान ने झूठ फैलाया।
दहशत और जंग का धौंस भी जताया, लेकिन दुनिया को बरगला नहीं पाया। EU सांसदों ने खोली पाक की पोल। But the situation we understand where the main threat is terrorists coming from Pakistan, unfortunately, violations of ceasefire and infiltration of terrorists. It's not only India's headache, but also the problem of international terrorism is our responsibility. जो बात भारत हजारों दफा कह चुका है, अब वही बात भारत दौरे पर आए यूरोपियन यूनियन के सांसद भी कह रहे हैं कि कश्मीर में अगर कोई समस्या है तो वो है आतंकवाद की। I think the problem of Kashmir is the terrorism. Terrorism isn't a thing between two countries, but it's a global problem. Security situation is still stressful. एक दो नहीं बल्कि इस प्रतिनिधि मंडल में गए सभी सदस्यों ने कश्मीर में जारी आतंक के खेल को न सिर्फ देखा बल्कि दहशत को महसूस भी किया। प्रतिनिधि मंडल के दौरे से पहले सोमवार को घाटी में कटरा के ड्राइवर की हत्या कर दी गई, तो वहीं मंगलवार शाम को लाइन में खड़ा करके पश्चिम बंगाल से आए 5 मजदूरों की हत्या कर दी गई, जबकि एक गंभीर तौर पर घायल है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 को इस प्रतिनिधि मंडल ने भारत का आंतरिक मामला करार दिया। बावजूद इसके विपक्ष की तरफ से सियासत जारी है। 370 is an internal question. We don't want to enter in Indian politics. कश्मीर में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, हम किसी से सर्टिफिकेट लेंगे? कश्मीर को लेकर सियासत का ये पहला मौका नहीं है। अनुच्छेद 370 के हटने से लेकर अब तक कश्मीर मुद्दे पर विपक्ष की न सिर्फ नाराजगी जारी है बल्कि वो सरकार पर वार भी कर रहा है, जिस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार भी किया गया। देश के सांसदों से शांति का खतरा है और विदेशी सांसदों का कश्मीर में स्वागत है। मोदी सरकार ने एक अक्षम्य अपराध किया है। इन्हें ये अभी भी समझ नहीं आ रहा कि चुनाव इनको दिल्ली में और अन्य राज्यों में लड़ना है, ना कि पाकिस्तान में, और दिल्ली से लेकर बाकी राज्यों की जो जनता है वो इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनको कभी माफ नहीं करेगी। जिस प्रकार से लगातार ये भारत की सेफ्टी सिक्योरिटी को ताक पर रखते हैं और देश विरोधी गतिविधियों में जुड़े रहते हैं। सियासत में आपसी वार पलटवार स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। न सिर्फ विपक्षी नेता बल्कि देश के हर एक नागरिक को कश्मीर जाने की पूरी छूट मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि जो सच्चाई बयान करे उसका विरोध करने से क्या हासिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात पटना की खर्राटेमार पुलिस की। छठ पूजा के दौरान पूजा को लेकर अधिकारियों की ब्रीफिंग चलती रही और वहां मौजूद पुलिसकर्मी सोते रहे। बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस की यह कुंभकर्णी नींद कब टूटेगी। पटना की खर्राटेमार पुलिस। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद सुतक्कड़ पुलिस। अब छठी माई के भरोसे पूजा की सुरक्षा। कई बार हम लोग चलते हुए भी सोते हैं हेलो और लगता है कि हम जाग रहे हैं और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सारी बातें हम लोगों ने सीखी समझी अभी, लेकिन इतिहास गवाह है कई ऐसी चीजों का जो हमारी सारी सावधानी के बावजूद घटित हो गई। इसीलिए हम सबको जागते रहना है, न केवल जागना बल्कि लोगों को जगाना है। सुना आपने, पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल मानते हैं कि जागना कितना जरूरी है, इसलिए साहब जनता को भी जगाने की बात कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन तस्वीरों को देखिए, समझ आ जाएगा। दरअसल पटना में छठ पूजा को लेकर ब्रीफिंग चलती रही और पुलिस अधिकारी सोते रहे। एक तरफ आला अधिकारी छठ पूजा की सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए इसके लिए टिप्स दे रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी खर्राटे मारने में व्यस्त थे। अधिकारियों को सोते देख मंच से ही कमिश्नर ने अपने मातहतों को झिड़की लगाई। जागना ही मेरे पूरे वक्तव्य का अगर सारांश है कि हम सबको सोना नहीं है। कई बार हम लोग चलते हुए भी सोते हैं हेलो और लगता है कि हम जाग रहे हैं
और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पटना के रेंज आईजी संजय सिंह भी अपने आप को रोक नहीं सके और मातहतों को चेताया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय रहते सब सचेत हो जाएं। जाहिर है ये पहला मौका नहीं है जब अपने मातहतों की कुंभकर्णी नींद से आला अधिकारी सख्ते में आए हों। कई सालों से ब्रीफिंग होती रही है और हर साल कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखती है। शायद पटना पुलिस हम नहीं सुधरेंगे की तर्ज पर काम कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर परदेशियों का बिहार आने का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार आने वाली सभी ट्रेनें यात्रियों से खचाखच भरी हैं और लोगों को घर पहुंचने की जल्दी है। मुंबई से बिहार पहुंच रहे लोकमान्य तिलक ट्रेन में सवार यात्रियों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश ने। लोक आस्था के महापर्व छठ की बात ही निराली है। चाहे टिकट कंफर्म हो या नहीं हो, लोग घर आना नहीं भूलते हैं। इस वक्त मुंबई से आने वाली ट्रेन लोकमान्य तिलक है और इसमें हम सवार होंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग जो परदेसी हैं वो अपने घर वापस लौट रहे हैं। सबसे पहले देखिए जो गेट है वहाँ पर किस तरह से लोग जो है फजीहत का सामना कर रहे हैं। बावजूद घर जाने की जल्दी है, किस तरह से चढ़ने उतरने में जो फजीहत है वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और छठ है और कल से ही जो नहाई खाई के साथ छठ की शुरुआत हो रही है, तो कोई भी चाहता है कि हम छूटे नहीं। इस बार आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, ये स्लीपर बॉगी है और स्लीपर बॉगी में हम सवार हुए हैं। देखिए किस तरह से लोग अपने घर के वो पहुंच रहे हैं। लगातार आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों, हर कोई जो है इसी भीड़ में सवार हुए हैं और घर जाना जरूरी है। ये तो जनरल से बेहतर हो गया है। पानी भी नहीं भर रहा है ट्रेन में, ये हालत है। कुछ नहीं है भाई साहब, बहुत परेशानी से उठाना पड़ करके यहाँ तक पहुँचा। टिकट कंफर्म हो गया था? अरे आरएसी में भी रहने के बाद आरएसी कंफर्म है हमारी। अच्छा, अपना सीट मिल जाता है ना? नहीं मिलता है ना, उस पर भी 4-4 आदमी बैठते हैं। कोई फायदा नहीं है, ये झूठ मूठ का खा लिया। देखिए ना, ये बच्चा की देखिए, रिजर्वेशन कराने के बाद भी जगह नहीं मिलती। कोई बात कुछ नहीं मिलता है सर, कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल। कैसे कैसे पहुँचे, कितनी परेशानी हुई? बहुत परेशानी हुई। देखिए रिजर्वेशन होते हुए भी हम लोग जनरल के जैसे जा रहे हैं। चाई बासा के बांगिया बांगीला जाकाता जा बांगी घाटे पाऊचा हटाले पूछाले बाटोहिया भाई बांगी की नाकाराजा नारियल के पातू पर गलन सूरज झाके झुके हे करेला छठ बरतिया से झाके झुके हम रोजे बेटा बासावन ऐसन बेटा बासे उनके लागे ए नारियल के पातूर उगलन सूरज झाके झुके। तो आपने देखा किस तरह से जो मुंबई से लोकमान्य तिलक ट्रेन पहुंची है उसमें लोगों को फजीहत का सामना कैसे करना पड़ा। बावजूद 72 घंटे का सफर कैसे कट गया लोगों को पता नहीं चला। छठ है तो घर आना भी जरूरी है। यही वजह है कि हर चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि बिहार लोग पहुंच रहे थे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, लाख दुश्वारियां हो, परेशानियां हो, लेकिन लोग भी चाहते हैं कि इस महापर्व पर वो अपने घर किसी भी तरह पहुंच जाए। और नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है और इसे लेकर प्रशासन की तैयारी भी युद्ध स्तर पर है। राजधानी रांची समेत राज्य भर के तकरीबन सभी छठ घाटों की साफ सफाई करीब करीब पूरी कर ली गई है। लोक आस्था के महापर्व को लेकर छठ घाट करीब करीब तैयार हैं। हालांकि कई जगहों पर अब भी लोग प्रशासन के अभियान को चुनौती देने में लगे हैं। कुछ लोग अभी भी कचरा डाल रहे हैं, सफाई का कार्यक्रम चल रहा है और ये लोग जो हैं यहाँ पर उठाकर अपने घर का कचरा यहाँ फेंक रहे हैं। वहीं मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त ने कांकेर डैम समेत राजधानी के कई छठ घाटों का जायजा लिया। इस मौके पर मेयर ने छठ व्रतियों की सुविधा के लिए कई अस्थायी तालाब बनाने की बात भी कही।
छठ के लिए तालाब बनते हैं, वहाँ हम लोग पानी भर देते हैं, लोग उसका यूज करते हैं। आपने मधुकम में देखा होगा जो खादगढ़ा है वहाँ पर ही अस्थायी तालाब बनते हैं, उसी तरह से हरमू में बनते हैं। लोहनगरी जमशेदपुर में भी छठ घाटों की साफ सफाई अंतिम दौर में है। महाकालेश्वर समेत तमाम छठ घाटों की साफ सफाई में जुस्को और अक्षेस जुट गया है। वहीं मंत्री सरयू राय ने जमशेदपुर के कई छठ घाटों का निरीक्षण कर साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वर्ण रेखा डैम के फाटक को बंद करने का निर्देश दिया। साथ ही जिला प्रशासन और अक्षेस को घाटों पर हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराने का आदेश दिया। छठ घाटों की व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से, नोटिफाइड एरिया के माध्यम से संतोषजनक है। हम लोग 18 घाटों का निरीक्षण किए हैं, उसमें एक घाट ही ऐसा है जिसकी संतोषजनक मरम्मत हम लोग नहीं करा पाए हैं। तो वहाँ भी श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए 2 दिन में नोटिफाइड एरिया काम करेगा। बात कोयलांचल की करें तो धनबाद के भी ज्यादातर छठ घाटों में साफ सफाई अंतिम दौर में है। रंग रोगन का काम भी करीब करीब पूरा कर लिया गया है। धनबाद के राजेंद्र सरोवर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ साफ सफाई की काम पूरी हो चुकी है। अब तालाब के अंतिम रूप देने के काम चल रहा है, छठ घाटों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। बाबा नगरी देवघर में महापर्व की महा तैयारी करीब करीब पूरी कर ली गई है। घाटों में साफ सफाई के अलावा सुरक्षा और लाइटिंग की विशेष व्यवस्था की जा रही है। बाबा नगरी के नंदन पहाड़ स्थित मंगल तालाब के पास है। ये वो जगह है जहाँ पे इस पूरे इलाके के आसपास के छठ व्रती यहाँ पहुँचते हैं। और तैयारी की अगर हम बात करें तो नगर निगम की ओर से तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। रामगढ़ में बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने छठ घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को छठ व्रतियों की सुविधा के लिए मुकम्मल व्यवस्था करने के आदेश दिए। सफाई के लिए भी और सेफ्टी के लिए भी वो कुछ जो ठोस कदम लेने हैं उनको अवश्य लिया जाए। विशेष रूप से बिजुलिया तालाब का हम लोग आज समीक्षा कर रहे हैं। पलामू में मेदनी नगर समेत तमाम छठ घाटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नगर आयुक्त ने खुद कई छठ घाटों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज करीब 90% पूरा होने की स्थिति में है। हमारा कल तक सारे छठ घाट वो कंप्लीट पूर्ण हो जाएंगे। सिर्फ हमारे धुलाई का वर्क रह जाएगा। जो भी पानी टैंकर आपके सामने खड़ा है, इन छठ घाटों की धुलाई भी होगी। जामताड़ा और मेहजाम में भी छठ घाटों की साफ सफाई चल रही है, जिसमें प्रशासन को लोगों और जनप्रतिनिधियों का भी पूरा साथ मिल रहा है। मैं कल से स्वयं अपने भी निरीक्षण करूंगा और जो भी सुविधा छठ व्रतियों को दी जानी है साफ सफाई एवं यातायात के संदर्भ में, वो छठ की महान पर्व के अवसर पर उन्हें मुहैया कराया जाएगा। गुमला की बात करें तो यहाँ भी तमाम छठ घाट तैयार हो चुके हैं। तो इस तालाब को पूरा साफ सफाई करके पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। तो यहाँ कल से ही यहाँ पर लोगों का हुजूम आना शुरू हो जाएगा और पूरी तरह से प्रशासन की ओर से और मत्स्य विभाग की ओर से इस तालाब को तैयार कर लिया गया है। साहेबगंज में भी गंगा घाटों की साफ सफाई तेज कर दी गई है। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने नगर परिषद को घाटों पर मुकम्मल व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट।